नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर अब भी जारी है। एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर 2 एनकाउंटर अब तक मार गिराए गए हैं। 2 आतंकवादी इस एनकाउंटर के दौरान पुलवामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, तो दूसरी तरफ कोशिश लगातार आतंकियों की घुसपैठ की। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है पुलवामा से, यहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है और कुछ और के भी होने के इनपुट, जिसके बाद उनकी तलाशी चल रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलवामा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर चीन के साथ गलवान घाटी में गतिरोध लगातार जारी है। एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच आज भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। रूस ने 3 देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने सामने होंगे। हालांकि रूस ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा से इनकार किया है। दोपहर करीब 1:30 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्रियों की मुलाकात, 3 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात और मौजूदा परिस्थिति में तीनों ही देश बेहद अहम, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत, जिनके बीच गतिरोध लगातार एलएसी पर देखने को मिल रहा है, तनातनी की स्थिति दिख रही है। और तीसरा देश रूस, जो कि दोनों ही देशों को हथियारों की सप्लाई करता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ही देशों के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, लेकिन द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी भारत और चीन के बीच। और ये बात रूस के विदेश मंत्री ने साफ की है। इधर सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज दोपहर लद्दाख दौरे पर पहुंचेंगे, जहां सेना प्रमुख कोर कमांडरों की बातचीत की समीक्षा करेंगे। कल चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी और इस बातचीत का पूरा ब्यौरा लेंगे वो। लेह में 14वीं कोर के अधिकारियों से बात करेंगे। तो खबर है कि दोपहर पहुंचेंगे लद्दाख सेना प्रमुख और जिसके बाद कल की मीटिंग के बारे में बातचीत लेंगे और इस वक्त एलएसी पर क्या स्थिति है लद्दाख में वो भी देखेंगे। ये 1:30 बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं सेना प्रमुख जनरल नरवणे। लद्दाख दौरे पर होंगे और यहां पर 14वीं कोर कमांडर के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत चीन के कोर कमांडर्स के बीच कल जो बातचीत हुई है कोर कमांडर स्तर की, 10 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली। लेकिन जो खबर आ रही है कि भारत ने 2 कहा है कि चीन को पहले वाली स्थिति पर, एलएसी जहां जहां है वहां पहले वाली स्थिति पर ही जाना होगा। फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 के पीछे जाना होगा चीन को। हालांकि बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है, गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्री समेत अन्य नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विक्ट्री डे परेड में भी वो हिस्सा लेंगे। उनके समकक्ष चीन के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्री आमने सामने होंगे। खबर चमोली से, जहां पर उत्तराखंड का लाल सीमा पर शहीद हुआ। चमोली के कर्णप्रयाग निवासी सुरेंद्र नेगी की शहादत हुई है। 8वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। इधर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में गरीबों का जिक्र किया है और खासकर कोरोना के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई है, बहुत से लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, ये बात उन्होंने इस चिट्ठी में लिखी है। शहरों और गांव में लोगों के सामने खाने पीने की समस्या हो गई है। जरूरतमंदों को अस्थायी राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लॉकडाउन के बाद लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, उनका जिक्र इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने किया है और साथ ही डिमांड की है कि अगस्त महीने तक सभी को मुफ्त में अनाज दिया जाए।
इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17वें दिन भी बढ़ोतरी लगातार जारी है, जिससे डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 20 पैसे तो डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 79.76 पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 79.40 है। 17 दिन में पेट्रोल के दाम 8.50 बढ़े, जबकि डीजल के दाम में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। और इधर गर्मी की तपिश के साथ साथ लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों पर सूबे के 2 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शुमार जिलों से लाइव अपडेट हम लेंगे और बात हम करेंगे आगरा की और प्रयागराज की। लेकिन सबसे पहले आगरा का रुख करेंगे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आगरा को लेकर तो माहौल और भी गर्म हो गया। एक तरफ तो कोरोना संकट, दूसरी तरफ इस पर सियासत। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, जवाब फिर आगरा के डीएम ने दिया। जी बिल्कुल, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें वो नासमझी कर बैठी। दरअसल मामला ये था कि 3 महीने के अंदर जो 79 मौतें हुई हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, यानी 28 लोग ऐसे थे, 28 मरीज जिनकी मौत भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई, ना कि 48 घंटे में 28 मर गए। तो इसी को लेकर के डीएम ने सफाई दी थी। और कोरोना की बात करें अगर, तो ज्यों-ज्यों तपिश बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा था तो कोरोना कम होगा, कोरोना का प्रभाव, लेकिन कोरोना का प्रभाव कहीं से कम होता दिखता नहीं। कल नए 8 केस आए थे और 1148 हो गई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या आगरा में। साथ ही साथ कल एक बिना अनुमति के मेला लगा दिया गया था, वहां भी जबरदस्त भीड़ थी, जिसकी वजह से ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां जो तमाम की जा रही हैं, इस मामले में कोई कार्रवाई हुई? हिमांशु, कल जो तस्वीर हमें देखने को मिली थी, मेला और बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, इस मामले का संज्ञान एसएसपी ने लिया है, लेकिन जिस तरह की गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए तो वह नहीं गंभीरता दिखाई गई है। केवल यह सफाई दी गई है कि ये बाहरी जिलों के लोग थे और आए थे और उनको हटा दिया गया, जबकि पूरे दिन वहां मेले जैसा माहौल रहा है। अब इस देखना होगा, मामला एडीजी ने भी संज्ञान में लिया है कि आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि सोमवार को फिर लगेगा इसी तरह का मेला। अब उस सोमवार को मेला लग पाता या नहीं, यही बड़ा सवाल है। और प्रशासन को चाहिए कि किसी भी स्तर पर इस मेले को रोके, क्योंकि ये कोरोना काल है और आगरा में 79 मौतें अब तक हो चुकी हैं और हर दिन एक दो मौत हुई। साथ ही यह भी बता दें आपको कि जब लॉकडाउन था तब मौतों की संख्या जितनी थी उसके बाद। हिमांशु, ये बताइए, आगरा में इस वक्त की जो स्थिति है, बड़ी चुनौती क्या है? हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी चुनौती है या उसके बाहर लोगों को समझाना अभी भी ये एक बड़ा टास्क है कि आप बिना वजह भीड़ ना इकट्ठा करें और बिना वजह आप संक्रमण को बढ़ाने में एक कड़ी ना बने? जी, सबसे पहले आपको बता दें, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत बेहतर है। इतनी बेहतर है कि हॉस्पिटल ऑनलाइन है और परमानेंट उसको डीएम से लेकर के सारे वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं। उसी का नतीजा की बेहतरीन तस्वीरें तमाम आई है और डॉक्टरों की सेवा की तस्वीरें भी न्यूज 18 ने दिखाई थी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिना मास्क के जो लोग मार्केट में निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, इसमें पुलिस के लिए भी खतरा है। तमाम पुलिसकर्मी भी पीड़ित हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और कोरोना पॉजिटिव 54 वर्षीय एक पुलिसकर्मी जो दरोगा थे, वो एसएसपी कार्यालय में कर रहे थे, उनकी भी मौत हो गई है। दरअसल होता क्या है, जब भीड़ को पुलिस हटाती है तो कहीं न कहीं टच हो जाते हैं उनसे। बिल्कुल, और यही वजह है कि कोरोना योद्धा हम कह रहे हैं इन्हें। एक तरफ हॉस्पिटल्स के अंदर अगर डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर पुलिस, और डे 1 से पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, प्रयागराज का हाल बताएं, यहां पर इंतजाम और सैंपलिंग को लेकर क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं, संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल 14 नए केस आए हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जीआरपी के जो सिपाही हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जो कोरोना योद्धा थे, जो कि कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे थे, अब वो संक्रमित हो रहे हैं। एक आरपीएफ का जवान भी संक्रमित हुआ है। इसके साथ ही साथ 2 दिन पहले कोरोना के पूर्व नोडल अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद और उनके कांटेक्ट में उनके परिवार के 6 अन्य लोग संक्रमित हुए हैं। और इस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा जो है 203 तक पहुंच गया है और 139 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 57 केस अभी भी जिले में एक्टिव है और 7 लोगों की मौत हो गई है। तो इस समय जो है लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है।
अगर जैसा आपने व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो कोविड लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 3 तरह के अस्पताल बनाए गए हैं जहां पर मरीजों का रखकर इलाज किया जा रहा है। सैंपलिंग भी तेजी लाई गई है और जिस तरह से राज्य सरकार ने और सीएम योगी ने निर्देश दिए थे, प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से जहां पर जांच शुरू हो गई है। प्राइवेट जो यहां पर लैब है वो भी जांच कर रही है। जांच में जरूर तेजी आई है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं और आंकड़ा जो है 203 तक पहुंच गया है और ये चिंता का विषय है। जी, सवाल आपसे है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये चिंता की बात कितनी ज्यादा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब सैंपलिंग ज्यादा होगी, रिपोर्ट्स आएंगे तेजी से, तो आंकड़े तो बढ़ेंगे ही। यहाँ हकीकत सामने आ रही है, डरने वाली बात नहीं है और वजह यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर के जा रहे हैं। तो जानकार वहां पर क्या कह रहे हैं? देखिए, जानकारों का यह मानना है कि लोगों को बचाव करना चाहिए, लेकिन अनलॉक 1 में जिस तरह से लोगों को छूट मिली उसके बाद लोगों ने उसका बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। कई जगहों पर मास्क पहनने में लापरवाही हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि अभी हमको इस खतरे के साथ जीना है, एहतियात बरतना होगा। अभी कोई दवाएं और वैक्सीन नहीं आई है तो लोग जागरूक हों। जी सर्वेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही थी जब अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही थी कि ये अनलॉक 1 जो है वो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए है, इसलिए नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है और लापरवाही करें। सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना होगा और साथ ही वो अपनी दिनचर्या, अपने काम में शामिल हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। और इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर आगरा के डीएम ने जवाब दिया है उनके ट्वीट पर। उन्होंने प्रियंका गांधी के आंकड़ों को झूठ बताया। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि आगरा में 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई, जिसे आगरा के डीएम ने कहा कि ये गलत आंकड़ा है। तो आपकी स्क्रीन पर ये 2 ट्वीट आप देख रहे हैं। पहले विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट की, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आगरा में हॉस्पिटल में 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई। जबकि दूसरा आप ट्वीट देख रहे हैं आगरा के डीएम की, जिन्होंने कहा कि ये आंकड़ा गलत है। सारे जो केसेस के एनालिसिस में निकल के आया है कि इसमें से 28 लोग ऐसे थे जो 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हुई है। इसका मतलब कि जब एडमिट होने के बाद 48 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है, न कि पिछले 48 घंटे में 28 मृत्यु हो गई है। कहीं ना कहीं इसको ठीक से नहीं देखा गया है और हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है सबसे, मीडिया जगत से भी, कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे अलग से सरकारी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि इस कोविड की लड़ाई में सब लोग एक साथ मिलकर हम इस चुनौती को स्वीकार करें और इससे हम सफलता पाएं। द कानपुर देहात में राशन के कोटेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवती ने राशन मांगने पर कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो राशन लेने कोटेदार राधा दुबे के घर पहुंची तो उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को उनके ऊपर छोड़ दिया, जिसने उसे कई जगह पर काट खाया। घटना के बाद पीड़ित अपने चाचा के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। पुलिस कार्यालय में आई थी और जैसे ये संबंधित अधिकारियों के सामने पेश हुई, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दे दिए गए हैं और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। इधर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गाजीपुर में अब मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई हुई है। एयरपोर्ट के लिए आवंटित जमीन से अवैध कब्जा हटा लिया गया है। करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। जमीन पर बरसों से हॉट मिक्स प्लांट चल रहा था और बताया यह जा रहा कि यह प्लांट मुख्तार के गैंग मेंबर भीम सिंह के दामाद राहुल सिंह का है। दरकासगंज जिले में 2 और फर्जी शिक्षक मिले हैं। कई साल से फर्जी दस्तावेजों पर ये नौकरी कर रहे थे। एसआईटी जांच में बीएड की मार्कशीट फर्जी निकली। बीएसए अंजलि अग्रवाल ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। एक फर्जी शिक्षक नीरज कुमार अंबापुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बेहटा में तैनात था, जबकि दूसरा शिक्षक हरेश सिंह प्राथमिक विद्यालय नगला पटिया सोरो में तैनात थे।
तो हमीरपुर में पुलिस की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डायल 112 पुलिसकर्मी एक शख्स को पीटते हुए दिख रहे हैं। रस्सी से जकड़कर शख्स को जमीन पर लिटाकर पीटा जा रहा है। मामला जलालपुर थाना इलाके के हरसुंडी गांव का है। तो यहां वर्दी की हैवानियत आप देख सकते हैं। वहीं पर मौजूद महिला और जो लोग वीडियो को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो यहां पर एक शख्स को रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटाकर उसकी पिटाई की जा रही है। 2 पुलिस वाले हैं जो उसे पीट रहे हैं लाठी डंडों से। हालांकि बहुत संख्या में वहां लोग मौजूद हैं जो कि इस कैमरे के फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक पुलिसकर्मी इस तरह से किसी शख्स की पिटाई कैसे कर सकता है। सवाल यह भी कि क्या यहां पर पुलिस को बुलाया गया था। डायल 112 के ये पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। संभल में लोगों ने देर रात पुलिस चौकी का घेराव किया। काफी देर तक पुलिस चौकी पर हंगामा होता रहा। मामला गुन्नौर थाना इलाके के बबराला कस्बे का है, जहां पर पुलिस चौकी प्रभारी पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। चौकी इंचार्ज पर घर में घुसकर महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने थाने का घेराव किया। झांसी में लॉकअप में बंद एक शख्स ने अपना गला काटकर जान देने की कोशिश की। आनंद फानन में पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मामला मौरानीपुर कोतवाली का है। युवक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूछताछ के दौरान इनको जब टॉयलेट जाना हुआ तो टॉयलेट में इन्होंने जो है खिड़की का शीशा तोड़ करके अपनी गर्दन में मार के आत्महत्या का प्रयास किया था। तत्काल इन्हें जो है पुलिस द्वारा मेडिकल CSC ले जाया गया था, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और वहां पे डॉक्टरों की देखरेख में इनका उपचार चल रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने एक पिता पुत्र को गोली मारी और लैपटॉप और नकदी लेकर फरार हो गए। दोनों की हालत बेहद गंभीर, जिन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बदमाशों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। खतरे से बाहर है, दोनों का प्राथमिक उपचार अभी कराया जा रहा है। मामले के खुलासे के लिए CO घोसी के अंडर में एक टीम लगाई गई है और उसके साथ साथ हमारी शॉर्ट टीम प्लस सर्विलांस टीम को खुलासे के लिए लगाया गया है। बहुत ही जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी अपराधी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर ललितपुर से, जहां पर पति पत्नी के शव जंगल में एक पेड़ से लटके हुए मिले हैं। इलाके में उसके बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की माने तो घरेलू कलह की वजह से इन दोनों की जान गई है। हालांकि आत्महत्या या हत्या, इस बारे में अभी पुलिस खुलकर कुछ नहीं कह रही। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला थाना जखौरा का है। प्रथम दृष्टया आपसी कुछ कलह के कारण पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी पीएम के लिए भेजा गया। जनता से छानबीन की जाए, निगरानी कार्रवाई को सुनिश्चित करना। उधर बांदा में दबंग ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का। पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर क्यों इस युवक की हत्या हुई है। लखनऊ पुलिस ने वाहन चोरों और जालसाजों के इंटरनेशनल गिरोह का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन आरोपियों के पास से 5 करोड़ कीमत की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 10 और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कई और कार भी बरामद हो सकती है। कानपुर की नौबस्ता थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 21 लाख रुपए की चोरी के मामले में खुलासा किया है। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। दोनों चोर साइकिल से रेकी करते थे और इसी दौरान वो CCTV कैमरे में कैद हुए। पकड़े गए चोरों की पहचान रविदासपुरम निवासी राजू सोनकर और बाबूपुरवा के निवासी सरफराज के रूप में हुई है। आपको बता दें, वकील रामकुमार के यहां पर 15 जून को 20 लाख के सोने चांदी समेत 1.5 लाख नकदी की चोरी हुई थी। तो चोरों का सारा सामान चोरी का वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। CCTV कैमरे में कैद हो गए थे ये चोर जब वो साइकिल से रेकी कर रहे थे। और चलिए मैं आपको पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। तो कोरोना संकट के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। पुरी की ये तस्वीर, आप पावन तस्वीर देख रहे हैं। 500 लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी गई है, जबकि हर साल की अगर हम बात करें तो लाखों लोग
रथ यात्रा में शामिल होते थे। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते थे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना संकट का साया जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, पावन पुनीत मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तो रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बहुत ही पावन नजारा होता है उड़ीसा के पुरी में जब ये रथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो पुरी की इन तस्वीरों के साथ ही फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।